Hello everyone, my name is Rinku Kumar Sen. I am a Node.js developer and tutor at DevTech. पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पूरा रोड मैप क्लियर किया था कि हम इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो हम इस रोड मैप को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन से। इस सेशन में हम Node.js का इंट्रोडक्शन, Node.js क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों ये इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है। फिर उसके बाद हम Node.js के की फीचर्स पढ़ेंगे, Node.js के कोर मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या कौन कौन से कोड मॉड्यूल्स होते हैं, इवेंट लूप क्या होता है, ये सब के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से। आप सोचते होंगे कि सर्वर साइड से PHP, पाइथन, जावा एंड .NET पहले ही सर्वर साइड बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, तो Node.js की क्या ज़रूरत पड़ी। इसका जवाब छुपा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और ये पहले ओनली फॉर इसका एक ही घर था जो था क्लाइंट साइड यानी वेब ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट आई थी 1995 में। Node.js से पहले जावास्क्रिप्ट का ओनली छोटा सा ही काम था कि वो वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाती थी, जैसे एनिमेशन लगाना, वैलिडेशंस लगाना, बटन क्लिक करना, यही काम था। और फिर हर ब्राउज़र में अपना एक दिमाग होता है जो जावास्क्रिप्ट कोड को समझता है, चलाता है, ये सारे काम करता है। तो इस दिमाग को हम जावास्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं। जैसे गूगल क्रोम के पास है V8 इंजन, फायरफॉक्स के पास है स्पाइडर मंकी और सफारी के पास है एप्पल का जावास्क्रिप्ट कोर। तो सही सिंपल शब्दों में बोला जाए तो बिना इंजन के गाड़ी नहीं चलती है, वैसे ही बिना जावास्क्रिप्ट इंजन के हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन नहीं कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र में। तो अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को आउटसाइड द ब्राउज़र कैसे चला सकते हैं। तो एक हमारे डेवलपर हैं जिनका नाम है रियान दयाल। इन्होंने क्या किया कि गूगल क्रोम से V8 इंजन को निकाला और C++ के साथ जोड़ दिया। उसके बाद C++ ने V8 इंजन को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जैसे नेटवर्किंग सिस्टम, फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, HTTP मॉड्यूल, जो सर्वर पर रन करने के लिए जो मॉड्यूल्स की नीड थी वो सारे प्रोवाइड कर दी C++ ने V8 इंजन को। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि एक नया प्लेटफॉर्म रेडी हुआ जिसमें हम इजीली जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते थे आउटसाइड द ब्राउज़र। तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा Node.js प्रोजेक्ट। अब इससे पूरा ये समझ आता है कि Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट कोड को आउटसाइड द ब्राउज़र रन कर सकता है। ये एसिंक्रोनस है, ये इवेंट ड्रिवन है और ये V8 इंजन पर रन होती है। तो इन दोनों इसलिए ये फेमस हो रही है सबसे ज़्यादा क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेवलपर बैकएंड और फ्रंट एंड पे इजीली काम कर सकते हैं और इसलिए काम बहुत फास्ट होता है और फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है। तो अब चलिए सेकंड टॉपिक पे। अब हम Node.js के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि Node.js के जो कौन कौन से की फीचर्स हैं। मेनली बहुत सारे फीचर्स हैं बट अपन मेनली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है हमारा फास्ट और लाइट वेट। Node.js का पहला फीचर है जो बहुत तेज़ी से काम करता है क्योंकि ये V8 इंजन पे बना हुआ है और V8 इंजन ही गूगल क्रोम को दुनिया का सुपर फास्ट ब्राउज़र बनाता है। और ये लाइट वेट है क्योंकि ये बहुत कम मेमोरी यूज़ करता है सिस्टम की, जिससे सिस्टम हज़ारों यूजर्स को ईजिली हैंडल कर लेता है। सेकेंड है हमारा एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन। ये एक साथ मल्टीपल यूजर्स को ईजिली हैंडल कर लेता है क्योंकि ये किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए वेट नहीं करता है, ये पैरेलली दूसरा टास्क स्टार्ट कर देता है। और साथ में इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एक वेटर है जो एक कस्टमर से ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने के बाद वो सीधा एक किचन में दे देता है ऑर्डर, और वो किचन में खाना बनने तक का वेट नहीं करता है, वो सीधा जाता है दोबारा कस्टमर्स का ऑर्डर लेने के लिए। तो इसी चीज़ का पे काम करता है एसिंक्रोनस कि वो किसी भी टास्क को पूरा होने तक के वेट नहीं करता, इससे पहले वो दूसरा टास्क लेने के लिए वर्किंग में चला जाता है। तो इसको ही हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। थर्ड है हमारा सिंगल थ्रेडेड। आपको अजीब लगेगा इसका क्योंकि Node.js काम करने के लिए एक ही वर्कर होता है जिसको हम सिंगल थ्रेडेड बोलते हैं कि एक टाइम पे एक ही काम करता है ये। तो अभी सबके दिमाग में ये प्रॉब्लम थी कि हम Node.js को मल्टीपल काम कैसे कर सकते हैं, तो सब यही सोचते हैं। तो यही मैनेज करता है कि हम मल्टीपल काम को कैसे कर सकते हैं। ये इसमें एसिंक्रोनस की वजह से ही हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। इसमें क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर्स हैं
वो इजीली फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम कर सकता है बिना दूसरी लैंग्वेज सीखे, बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की नीड नहीं है। अगर आपको नोड.जेएस आती है तो वो इजीली दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम कर सकता है। तो ये इसलिए जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर यूज़ होती है और इजीली फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा NPM, नोड पैकेज मैनेजर। इसको हम NPM को नोड.जेएस की प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है। इसमें लाखों पैकेजेस फ्री में मिलते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली हमारे कोड में यूज़ कर सकते हैं बिना कोई डिपेंडेंसी के, जो इजीली इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। और ये बहुत फेमस है और सिंपल कमांड होती है, NPM आई करके हम कोई भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है रियल टाइम कैपेबिलिटीज़। रियल टाइम नोड.जेएस रियल टाइम के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें चैट एप्लीकेशन बनाना, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन बनाना एंड जो क्रिकेट लाइव स्कोर बनाना, ये इजीली इंस्टेंट रिफ्लेक्ट करते हैं यूजर साइड एप्लीकेशन के लिए, ये बेस्ट है। और कम्युनिकेशन के लिए भी नोड.जेएस बेस्ट है। नेक्स्ट फीचर है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि नोड.जेएस के लिए नोड.जेएस का जो कोड हम लिखते हैं उनको हम कोई से भी प्लेटफॉर्म में इजीली रन करते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट कोड लिखने की नीड नहीं होती, कि जैसे मैक है, विंडो है एंड लिनक्स है, इनके लिए सेम कोड ही रन हो जाता है, डिफरेंट कोड लिखने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जब नोड.जेएस जब इंस्टॉल करते हैं हम जब भी हमारे कोई भी सिस्टम में, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे फीचर्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं, जैसे फाइल सिस्टम, HTTP मॉड्यूल और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सारे मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट फीचर है हमारा गुड फॉर API एंड माइक्रो सर्विसेज। ये API जो बैकएंड की API बनाने में सबसे बेस्ट है अभी के लिए नोड.जेएस, और इसके साथ ही हम इजीली तरीके से माइक्रो सर्विस बना सकते हैं कि हम छोटे छोटे सर्विस में डिवाइड करके कोड को इजीली मैनेज कर लेते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें माइक्रो सर्विसेज में। और हमारा लास्ट फीचर है लार्ज कम्युनिटी। नोड.जेएस के लाखों डेवलपर्स हैं दुनिया में। अगर आप कहीं भी फंस जाते हो कोड में, तो इसका इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है, और उसको सोल्व करने के सॉल्यूशंस, ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं। तो ये हमारे सभी की फीचर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इनके हमारे हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अभी अब सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, कोर फीचर्स पे। अब हम स्टार्ट करेंगे कोर मॉड्यूल्स। नोड.जेएस के जो कोर मॉड्यूल्स हैं, जो ऑटोमेटिक जब नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाता है। जैसे हम आसान भाषा में हम समझना चाहें, जब हम एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक जो एप्लीकेशन हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन में होती हैं, जैसे कॉलिंग वाला, कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये पहले से इंस्टॉल होती हैं। वैसे ही सेम इसका कंसेप्ट है कि जब भी हम नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो ये कोर मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। बहुत सारे कोर मॉड्यूल्स हैं जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं, जैसे फाइल सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, HTTP मॉड्यूल है और नेटवर्किंग, ये बहुत सारे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। इनको हमको दोबारा यूज़ करने के लिए हमको दोबारा इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है, हमको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर फंक्शन यूज के थ्रू हम ऑटोमेटिक इन फंक्शनों को कॉल कर सकते हैं। इनका सिंपल सा सिंटैक्स होता है यूज़ करने का, जैसे इस टाइप से कि हमने एक रिक्वायर फंक्शन के थ्रू हम कोई भी पैकेज को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, हमको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। तो ये इसलिए बेस्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोर मॉड्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक, फाइल सिस्टम, कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ये फाइल और फोल्डर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए काम आता है सर्वर पे। कैसे हम फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम फाइल बना सकते हैं, कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ये सारे काम फाइल से और फोल्डर के रिगार्डिंग ये सारे फाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम फाइल सिस्टम को समझते हैं, कैसे फाइल को रीड करते हैं, कैसे इसका एक सिंटैक्स होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे अपन। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है कि fs.read फाइल, ये एक फंक्शन है। ये जो हमारा जो मॉड्यूल यूज़ किया हमने fs का, इसका एक फंक्शन है रीड फाइल करने का। यहाँ इसका सिंटैक्स है, पहले हम फाइल का पाथ डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है, और इसको हम UTF-8 फॉर्मेट में रीड करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। इस फाइल को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ इसमें एक कॉलबैक फंक्शन होता है जिसमें एरर और डेटा
पैराम्स पास होता है। अगर फाइल को रीड करने में एरर आ रही है तो हम एरर को प्रिंट करवा लेंगे। अगर एरर नहीं आती है तो हम कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से हम पूरा डेटा प्रिंट करवा लेंगे। जो भी इस फाइल में रीड है तो वो रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा पूरा डेटा। तो इसमें और भी फंक्शंस हैं, जैसे फाइल को राइट करना, फाइल का डायरेक्टरी बनाना, ये सारे फंक्शंस मैंने फाइल सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये इससे हमको हमारे जो मशीन है या हमारा सर्वर है उसकी जानकारी देता है पूरी, कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, कितने कोर का CPU यूज़ किया है, कितनी मेमोरी है, ये सब कुछ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से गेट कर लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर किया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर किया कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या जानकारी होती है। हमने एक कंसोल लॉग कराया कि हमारे जो मशीन बनी हुई है उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म है, कि उबंटू है, मैक है, विंडो है, लिनक्स है। तो हम इससे गेट कर लेते हैं कि os.platform फंक्शन के थ्रू हमको पता लग जाता है कि कौन सी मशीन है। उसके बाद हम अगर हमारी जो मशीन है उसमें कितने CPU कोर लगे हुए हैं तो हम ये वाले फंक्शन को यूज़ करके os.cpus.length करके हम ये डेटा गेट कर सकते हैं। फिर जैसे हमको हमारे सिस्टम में मेमोरी गेट करनी है, कितनी रैम लगी हुई है अभी, तो हम os.total mem फंक्शन के थ्रू हम ये गेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये सारी जानकारी हम गेट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे HTTP कोर मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है Node.js के लिए। इसके थ्रू हम वेब सर्वर बनाते हैं और ये दुनिया का सबसे सिंपल सर्वर क्रिएट करता है। और इसको भी हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे इसका सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गेट करते हैं, कैसे हम रेस्पॉन्स देते हैं, ये सारे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें हमने HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया है। ये भी सेम कोर मॉड्यूल है। इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ एक सर्वर बनाया क्रिएट सर्वर करके, और इसमें एक कॉल बैक फंक्शन पास किया रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। इसमें ये res.response.end फंक्शन से हमने एक कंसोल करवाया, एक रेस्पॉन्स भेज रहे हैं हम इसके थ्रू। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है तो ये हमें एवरी टाइम हिट होता है, कि जब भी ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये हमेशा रन होता है। तो और इसके बाद हम ब्राउज़र को क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये हम res.end के थ्रू रेस्पॉन्स देते हैं। अभी मैंने एक मैसेज पास किया है, बट इसमें हम एरे ऑब्जेक्ट एक जेसन फॉर्मेट के थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं ब्राउज़र पे। इसके साथ ही हमने इसको लिसन करवाया है। अभी मैं सर्वर को लिसन करवा रहा हूँ 3000 पोर्ट पे। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको प्रिंट करवा दिया। अभी जो भी ब्राउज़र से 3000 रिक्वेस्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट करेगा मेरे सिस्टम पे से, तो ये उसको गेट करेगा, फिर इसका ये आउटपुट देगा। तो ये सारे हम HTTP मॉड्यूल से सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे। अब हम बफर कोर मॉड्यूल पर डिस्कस करेंगे। ये बफर एक टेक्निकल वर्ड है और ये हमारे रो डेटा को हैंडल करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ओनली फॉर टेक्स्ट समझता है, तो लेकिन इसके लिए Node.js में हम बफर का यूज़ करते हैं कि हम बाइनरी डेटा को हैंडल कर सकें। जैसे हम फाइल को रीड करने के लिए या नेटवर्क के जो पैकेट्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए हम बफर का यूज़ करते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू बफर को समझते हैं कि बफर कैसे कन्वर्ट करता है, क्या होता है इसको। स्टार्टिंग में हमने बफर के थ्रू हम एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी डेटा में, buffer.from के थ्रू कन्वर्ट कर दिया हमने हेलो को। तो हमने कंसोल करवाया जब हमने बफर को, तो ये एक रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है डेटा, ये एक बाइनरी फॉर्मेट में है, जिससे ये console.log है, इससे प्रिंट हो गया, ये बाइनरी फॉर्मेट में डेटा बन गया। उसके बाद हमने Node.js के थ्रू हमने क्या किया कि इस जो बाइनरी डेटा है इसको वापस कन्वर्ट कर दिया buffer.toString मेथड के थ्रू, जिससे हम वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा मिल गया हमको हेलो। तो ये एक हमारा बफर है। बफर का मेन काम यही है कि वो फाइल को रीड करने के लिए और नेटवर्किंग पैकेट्स को क्या जो डेटा है उसको एक बाइनरी डेटा को हैंडल करता है। हम स्ट्रीम पे बात करेंगे कि स्ट्रीम क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, कैसे हम फाइल को रीड करके स्ट्रीमिंग करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीम क्या करता है कि हमारी मेमोरी को सेव करता है। क्योंकि जब भी डेटा चंक बाई चंक में प्रोसेस कर जाते हैं, हम कोई भी बड़ी फाइल को अगर रीड करने जा रहे हैं तो एक चंक बाई चंक फॉर्मेट में फ़ाइल को रीड करते हैं, जिससे हमारी मेमोरी सेव होती है।
हम इसको एक यूट्यूब की वीडियो जब हम देखते हैं, जब वो 1 घंटे की होती है, तो वो हमें चंक बाई चंक में डेटा देती है और हम उसको पूरी डाउनलोड ना होके वो ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी सी प्ले होती रहती है। तो ये उसको ही हम स्ट्रीमिंग बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि हम चंक स्ट्रीम को कैसे यूज़ करते हैं हमारे कोड में। हमने एक फ़ाइल सिस्टम को रिक्वायर किया, इसमें हमने हमारी एक फ़ाइल है जो हमने यहाँ पाथ डिफ़ाइन करना होता है कि ये हमारा फंक्शन है fs.create_read_stream। इसमें हम फर्स्ट पाथ को डिफ़ाइन करना होता है कि ये हमारी एक फ़ाइल है, जिसको हमको स्ट्रीमिंग करनी है। और ये काम है UTF-8, ये एक फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट, इसमें हमको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि read_stream.on। ये क्या कहते हैं कि इवेंट फायर करता है जब तक चंक बाई चंक डेटा में, जैसे ही चंक उसको डेटा मिलता है तो ये ऑटोमेटिक फायर होता है एक इवेंट, जिससे हम वो फाइल को चंक बाई चंक में प्रोसेस करता है। उसके बाद जब फाइल कंप्लीट रीड हो जाती है, उसके बाद एक नेक्स्ट एंड इवेंट फायर होता है। तो उसके बाद फिर जब आफ्टर ये पूरा स्ट्रीमिंग होने के बाद हम पूरी फाइल पढ़ने के बाद ये यूज़ हो जाता है। तो यही हमारा एक स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, जो ये पूरा एक रीडेबल, राइटेबल, डुप्लेक्स, ट्रांसफॉर्म, ये इसके टाइप्स हैं। तो इनसे के थ्रू हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डुप्लेक्स कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं स्ट्रीमिंग के थ्रू। तो ये सारे प्रोसेस हम हैंडल करता है, ये हमारी मेमोरी को बचाता है। हम डिस्कस करेंगे इवेंट लूप के बारे में कि इवेंट लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है नोड.जेएस के लिए, क्योंकि ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है पूरे नोड.जेएस में। फर्स्ट ऑफ इवेंट लूप की पूरी वर्किंग समझेंगे, कैसे क्या काम करता है। जब भी ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो इवेंट क्यू में जाती है। इवेंट क्यू के बाद उसमें इवेंट लूप चेक करता है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है उसका नेचर, कि वो सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है। ये वो चेक करने के बाद अगर उसका अगर कोई भी नेचर एसिंक्रोनस है तो वो डायरेक्ट उस रिक्वेस्ट को कॉल स्टैक में भेज देता है। कॉल स्टैक क्या करता है कि ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है। कोई भी अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा इस प्रोसेस को। अगर कोई रिक्वेस्ट का जो नेचर अगर सिंक्रोनस है तो वो रिक्वेस्ट को सीधा वेब एपीआई में भेज देता है, और वेब एपीआई में वो टाइमर का, जब तक उसका टाइम नहीं हो जाता तब तक वो वेट करती है रिक्वेस्ट। तो अगर उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो कॉल बैक क्यू में आ जाती है। तो कॉल बैक क्यू में आने के बाद इवेंट लूप क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है कि हमारा कॉल स्टैक फ्री है और या कोई कॉल बैक क्यू में कोई डेटा आया हुआ है। तो इवेंट लूप क्या करता है, ये कॉल बैक क्यू से रिक्वेस्ट पिक करता है और कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है। तो ये जो इवेंट लूप है पूरा मैनेज करता है पूरे सिस्टम को। उसके बाद ये भेजने के बाद ये कॉल स्टैक एग्जीक्यूट करके ये रेस्पॉन्स भेज देता है दोबारा इवेंट क्यू को, और ये फिर वापस ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट भेज देता है। ये हमारी एक प्रोसेस है पूरी, जो इवेंट लूप को एक्सप्लेन करता है, क्या काम करता है क्या नहीं करता। ये सब प्रोसेस को पूरा हैंडल करता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हम कंसोल लॉग, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, जैसे सेट टाइम आउट है, अगर किसी भी रिक्वेस्ट में सेट टाइम आउट लगा हो तो वो डायरेक्ट वेब एपीआई में भेज देगा, और वो जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो यहाँ वेट करेगा। अगर टाइम कंप्लीट होने के बाद वो कॉल बैक क्यू में आ जाएगा, और इवेंट लूप क्या करेगा, इसमें आने के बाद उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल स्टैक में भेज देगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है एक इवेंट लूप को। तो ये वर्किंग है इवेंट लूप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोड.जेएस के लिए, जिससे ये कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक क्यू, ये सब वर्किंग में होता है इवेंट लूप में। ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।